Hello guys, welcome to the class. Today we are going to continue this endocrine system only. आज हम पढ़ने वाले हैं कैल्शियम होम्योस्टासिस. First of all introduction. मेरा नाम डॉक्टर निधि है. I am alumni of King George Medical University. So थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. हमारा जीएस कंप्लीट जीएस का कोर्स है. उसे आप एनरोल कर सकते हो. उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. ऐप स्टोर से और गूगल प्ले स्टोर से दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका फीस सिर्फ 999. सो डू एनरोल एवरीबडी, क्योंकि काफी अच्छा वेटेज है हमारा इसका. अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज कैल्शियम होम्योस्टासिस. अब सबसे पहले बात आती है कि हमारे बॉडी में सेरम की बात कर रहे हैं, ठीक है. सेरम कैल्शियम कितना होता है? 8.57 टू 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड. और ये जो कैल्शियम हमारे ब्लड में होता है, सेरम में या ब्लड में आप बोल दो, तो वो उसमें 50% जो कैल्शियम होता है वो होता है फ्री कैल्शियम, ठीक है. 41% कैल्शियम जो होता है वो होता है बाउंडेड विद सम फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, एंड रेस्ट 9% ऑफ कैल्शियम इज कॉम्प्लेक्स विद सम अनायंस. फर्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं, दैट इज 50% ऑफ कैल्शियम विच इज एक्टिव एंड विच इज फ्री, ठीक है. एक्टिव फॉर्म होता है, फ्री फॉर्म होता है, ये आयनिक फॉर्म ऑफ कैल्शियम होता है, एंड दिस इज डिफ्यूजिबल. अब इसके लेवल की बात करें, हमारे बॉडी में कितना होता है? 1.2 मिलीमोल पर लीटर ऑफ ब्लड, ठीक है. ये हमारा हो गया 50% ऑफ कैल्शियम, दैट इज एक्टिव फॉर्म, फ्री फॉर्म, आयनिक फॉर्म, एंड दैट इज डिफ्यूजिबल, ठीक है. 41% जो कैल्शियम है हमारा जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एक्टिव, ठीक है. ये किससे बाइंडेड होता है? सम काइंड ऑफ प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन आल्सो, ठीक है. एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन दोनों से ही बाइंडेड होता है. इसमें हमारा जो बाउंडिंग होता है वो 32% हमारा एल्ब्यूमिन से होता है एंड 8% हमारा ग्लोबुलिन से, ठीक है. तो ये भी हमारा बाउंडेड हो गया, इसलिए ये हो गया नॉन एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्शियम, ठीक है. अब इसके परसेंटेज की बात करें, इसका लेवल कितना है हमारे सेरम में? इसका लेवल होता है 1 मिलीमोल पर लीटर ऑफ ब्लड, ठीक है. रेस्ट 9% जो कैल्शियम आ गया हमारा वो होता है कॉम्प्लेक्स विथ अनायन, यानी ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये भी फ्री नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्शियम, ठीक है. कौन कौन से अनायन से कॉम्प्लेक्स होता है? साइट्रेट, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट्स. और इसका लेवल कितना होता है? 0.2 मिलीमोल पर लीटर ऑफ ब्लड. अब टोटल बॉडी की बात करें, अभी हमने सेरम की बात की थी, तो हमारा जो टोटल बॉडी कैल्शियम है वो होता है अराउंड 1 टू 1.3 kg, जिसका 99% हमारे बोन में होता है, ओनली 1% बॉडी फ्लूइड्स में. And we all know two type of body fluids are there, intracellular as well as extracellular. Intracellular means that is inside the cell. उसमें कैल्शियम कितना होता है? 0.99%. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी हमारा सेरम या ब्लड, ठीक है. तो सेरम में कितना होता है? ओनली 0.1% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड हमारा सेरम में होता है. जो कि अभी हम सेरम का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे ना, वो सिर्फ 0.1% है हमारा कैल्शियम बॉडी फ्लूइड का. और ब्लड में तो बॉडी, पूरी होल बॉडी की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा होता है, 1 टू 1.3 kg, ठीक है. तो हम सेरम की बात किया था हमने, वही चीज यहाँ पे भी लिखा है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड या ब्लड प्लाज्मा में जो कैल्शियम होता है वो होता है अराउंड 375 मिलीग्राम पर 2.5 मिलीमोल ऑफ द ब्लड, ठीक है. जिसमें कि 50% आयोनाइज्ड फॉर्म में है, 50% आयोनाइज्ड फॉर्म में है, और वो एक्टिव फॉर्म है, एंड इसका लेवल कितना है? 1.25 मिलीमोल पर लीटर ऑफ ब्लड. 32% is bounded to the albumin, and इसका concentration कितना हो जाएगा? 0.8 मिलीमोल पर लीटर ऑफ ब्लड. रेस्ट 8% हमारा बाउंडेड होता है ग्लोबुलिन से, एंड इसका कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.20 मिलीमोल पर लीटर ऑफ ब्लड. एंड लास्ट जो अनायन से बाइंडेड होता है दैट इज 10%, एंड इसका कंसेंट्रेशन कितना होता है? 0.25 मिलीमोल पर लीटर ऑफ ब्लड. ओके, इज दिस क्लियर? मूविंग फर्दर, अब आ
जाते हैं, ये लेवल फ्री फॉर्म में हमारी बॉडी में ज्यादा होगा या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या बाउंडेड फॉर्म में होगा, ये डिटरमाइंड होता है टू सिचुएशन से। फर्स्ट इज एल्ब्यूमिन एंड सेकेंड इज ब्लड पीएच। कैसे डिटरमाइंड होता है, सी फर्स्ट सिचुएशन हम लेते हैं एसिडोसिस। एसिडोसिस सिचुएशन है मींस हमारा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। हाइड्रोजन आयन क्या होता है, एल्ब्यूमिन से बाइंड करता है, तो हाइड्रोजन आयन इज मोर गोइंग टू बाइंड विद द एल्ब्यूमिन, सो यहाँ पे हमारा एल्ब्यूमिन अवेलेबल नहीं होगा जिससे हमारा कैल्शियम बाइंड हो सके। So that's why free calcium will increase during the acidosis situation. ठीक है, एसिडोसिस सिचुएशन में क्या होगा, फ्री कैल्शियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड। जबकि अल्कलोसिस सिचुएशन की बात करें एक्सक्यूज मी, अल्कलोसिस सिचुएशन की बात करें तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, तो एल्ब्यूमिन कम बाइंड होगा हाइड्रोजन से, तो एल्ब्यूमिन फ्री एल्ब्यूमिन क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से कैल्शियम क्या होगा, ज्यादा बाइंडेड होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्री कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्री कैल्शियम कम हो जाएगा यानी हमारा एक्टिव कैल्शियम कम हो जाएगा, एक्टिव कैल्शियम कम होगा। दैट्स व्हाई व्हाट हैपन, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टिटैनी विल बी सीन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टिटैनी। First manifestation of tetany is seen when level of calcium goes below 7 milligram per cent. ठीक है, 8 to 9 मिलीग्राम हमारा नॉर्मल है, अगर 7 मिलीग्राम परसेंट से कम हो जाए तो वी विल सी द फर्स्ट साइन ऑफ द टिटैनी, और अगर कैल्शियम लेवल 6 मिलीग्राम परसेंट से कम हो जाए तो वी विल सी द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, टिटैनी में वी हैव two important signs, that is carpopedal spasm and facial muscle spasm, which is known as Chostek signs and Trousers signs. Trousers signs क्या होता है, जब हम कफ प्रेशर को, when we inflate the cuff of the blood pressure machine above 20 milligram, sorry 20 mm of Hg above the systolic blood pressure. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से अगर हम 20 mm ऑफ Hg मोर प्रेशर लगाए कफ पे और उसकी वजह से अगर कार्पोपेडल स्पाज्म आ रहा है तो वी विल सी से दैट कि ट्राउजर साइन इज पॉजिटिव। ठीक है, अंडरस्टूड। ट्राउजर साइन क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जितना भी इंडिविजुअल का है उससे अगर 20 mm ऑफ Hg ज्यादा प्रेशर अगर हम कफ पे लगा रहे हैं और कार्पोपेडल स्पाज्म आ रहा है, देन इट इज नोन एज ट्राउजर साइंस। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज चॉस्टेक साइन। चॉस्टेक साइन क्या है, अगर टैप करते हैं हम फेशियल मसल पे और फेशियल मसल स्पाज्म इज देयर, you will see say that Chostek sign is positive. These two are important signs we will see in the tetany. Carpopedal spasm, which is known as Strauss's sign, and Chostek sign. ठीक है, ये दोनों ही पॉजिटिव मिलेगा हमें टिटैनी के केस में। मूविंग फर्दर, अब आ जाते हैं हमारे हार्मोनल रेगुलेशन पार्ट कि हमारा जो कैल्शियम है वो कैसे रेगुलेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ endocrine system or with the help of various hormones. So here 3 hormones are responsible for calcium regulation and 3 organs are responsible for calcium regulation. Which all hormones are responsible? Parathormone, vitamin D and calcitonin. These 3 are important hormones which are regulating our calcium level in the blood. What does parathormone and vitamin D do? It increases the calcium level in the blood. While कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन हमारा कैल्शियम लेवल इन द सेरम और इन द ब्लड डिक्रीज कराता है। कैसे कराता है वो हम डिटेल में आगे देखेंगे, अभी ये बात कर लेते हैं किस किस ऑर्गन पे वर्क करते हैं ये हार्मोन्स। एट द लेवल ऑफ बोन, एट द लेवल ऑफ जीआईटी एंड एट द लेवल ऑफ किडनी। ठीक है, फर्स्ट हार्मोन पे आ जाते हैं, दैट इज आवर पैराथॉर्मोन। डायग्राम में देखो, दिस इज आवर हायोइड बोन, उसके नीचे है हमारा थायराइड कार्टिलेज, यहाँ है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, ये हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में वी कैन सी दिस इज पैराथायराइड ग्लैंड्स।
right parathyroid glands and left parathyroid glands. These are the parathyroid. They produce parathormones. ठीक है. पैराथायरॉयड हार्मोन्स कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है? चीफ सेल्स. Two type of cells are there, chief cell and our follicular cell. Follicular cell से T3 and T4 का प्रोडक्शन हो रहा था एंड चीफ सेल से हमारा किसका प्रोडक्शन होगा? पैराथॉर्मोन का प्रोडक्शन. ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है. कितने अमीनो एसिड्स का बना होता है? 88 अमीनो एसिड्स का बना होता है. इसमें क्लिनिकल पार्ट है ड्रग फॉर्म ऑफ पैराथायरॉयड. ड्रग फॉर्म ऑफ पैराथायरॉयड इज टेरिपेराटाइड. इसे याद रखना. major important part that is action of पैराथॉर्मोन. पैराथॉर्मोन का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑस्टियोब्लास्ट में होता है. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑस्टियोब्लास्ट में पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही ये जाके बाइंड करता है वहां पे तो रैंक लाइगेंड का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है. ये रैंक लाइगेंड क्या करता है? ऑस्टियोब्लास्ट पे एक्ट करता है. ऑस्टियोब्लास्ट no, it doesn't act on the osteoblast. It is osteoclast. यहाँ पे osteoclast. थोड़ा सा करेक्शन कर लो. It is osteoclast. Osteoclast पे एक्ट करता है and osteoclastic differentiation of the cell will increase. And osteoclast, we all know osteoclast क्या करेगा? Bone resorption कराएगा. ठीक है. जैसे ही bone resorption होगा तो हमारा क्या होगा? कैल्शियम लेवल इंक्रीज, फॉस्फेट लेवल इंक्रीज, बोन में हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स ब्रेक होंगे, कैल्शियम लेवल एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड विल इंक्रीज. तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं. रैंक लाइगेंड, इस पे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी आया था कि अगर पेरियोडोंटल लिगामेंट में हमें रैंक लाइगेंड मिल रहा है तो व्हाट डज इट इंडिकेट? रैंक लाइगेंड होगा तो वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज कराएगा. बोन रिजॉर्प्शन, तो उस केस में क्या होगा? हमको पेरियोडोंटल रिजॉर्प्शन विल बी सीन. तो ये भी याद रखना. रैंक लाइगेंड, रैंक लाइगेंड क्या करता है? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज कराता है. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे एक क्लिनिकल पॉइंट है. रैंक लाइगेंड ब्लॉकर भी हमारे पास है डेनोसुमाब. तो इसको हम यूज करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस में. ठीक है. इज दिस क्लियर? और ये जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज एसिड प्रोटीएज. बोन रिजॉर्प्शन किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? एसिड प्रोटीएज. ठीक है. सेम थिंग इज रिटन आउट हियर. हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल में हमारा कैल्शियम एंड फॉस्फेट होगा. एसिड प्रोटीएज जैसे ही एक्ट करेगा ब्रेक डाउन ऑफ दिस क्रिस्टल विल बी देयर एंड इंक्रीज इन कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द सेरम विल बी सीन. इज दिस क्लियर? मूविंग फर्दर. अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्शन हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन का. पैराथॉर्मोन का किडनी पे क्या एक्शन? किडनी पे ये इंपॉर्टेंट को ट्रांसपोर्टर होता है दैट इज सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर. इसको ये इनहिबिट करा. इसकी वजह से क्या होगा? फॉस्फेट का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा. कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन जो डीसीटी से हो रहा है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराता है एंड इस को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है. दैट्स व्हाई क्या होगा? फॉस्फेट का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर किडनी की बात करें तो ये क्या करा रहा है? कैल्शियम लेवल को तो इंक्रीज करा रहा है एंड फॉस्फेट इन द सेरम, सेरम में क्या करा रहा है? डिक्रीज करा रहा है क्योंकि ये एक्सक्रीशन करा रहा है. तो फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज कराता है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज फॉस्फेट टर्मिनेटिंग हार्मोन और फॉस्फेटोनिन. ठीक है. इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज जीआईटी पे कैसा एक्शन है? जीआईटी पे इनडायरेक्ट एक्शन है. इनडायरेक्ट एक्शन मींस ये डायरेक्टली एक्ट नहीं करेगा, किसी अदर हार्मोन के थ्रू अपना एक्शन शो करता है. दैट इज वाया विटामिन डी. ठीक है. विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से. तो ये भी क्या कराएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको अगर प्रिसाइज करें कहां से? ड्यूडेनम से. प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम से हमारा विटामिन डी क्या कराता है? कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन. तो हमारा इनडायरेक्टली पैराथॉर्मोन भी क्या करेगा?
calcium reabsorption from the proximal part of small intestine, that is our duodenum. ठीक है, तो ओवरऑल एक्शन की अगर बात करें कि पैराथॉर्मोन का ओवरऑल एक्शन हमें सेरम पे क्या मिलेगा, तो कैल्शियम लेवल तो इंक्रीज करा रहा है ये, बट ये फॉस्फेट जितना प्रोड्यूस करा रहा है बोन के लेवल पे उससे ज्यादा एक्सक्रीशन कराता है. दैट्स व्हाई सेरम लेवल ऑफ फॉस्फेट इज गोइंग टू डिक्रीज. ये ओवरऑल एक्शन हो गया हमारा पैराथॉर्मोन का. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर होगा पैराथॉर्मोन क्या कर रहा है. एट द लेवल ऑफ बोन इट इज गोइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट. किडनी के लेवल पे कैल्शियम को इंक्रीज करा रहा है, फॉस्फेट का एक्सक्रीशन करा रहा है. दैट्स व्हाई एट द लेवल ऑफ सेरम अगर बात करें तो फॉस्फेट लेवल डिक्रीज हो रहा है. और जीआई के लेवल पे क्या करा रहा है, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इज देयर. ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन पे आ जाते हैं, दैट इज विटामिन डी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर भी इससे एक क्वेश्चन था, अभी डिस्कस करेंगे हम इसे, पहले इस टॉपिक को देख लेते हैं. तो इसमें जो सिंथेसिस पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे स्किन में प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है दैट इज 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल. इसका हमारे स्किन में इंडोजेनसली सिंथेसिस होती है एंड दिस इज द प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी. क्या है प्रीकर्सर मॉलिक्यूल? 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल. ठीक है, इस पे जब यूवी बी रेज पड़ती हैं दैट इज इन द रेंज ऑफ 280 to 320 नैनोमीटर, तो इसका कन्वर्जन हो जाता है विटामिन D3 में. दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म. इसको हम कॉलीकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, बट ये कैसा फॉर्म है विटामिन का, विटामिन डी का इनएक्टिव फॉर्म है. अब लिवर से कौन सा एंजाइम आ रहा है? लिवर से आ रहा है 25 हाइड्रोक्सिलेज. एज द नेम सजेस्ट 25th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करेगा ये, तो हमारा क्या फॉर्म होगा? 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन D3 विच इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीडायोल. सब नाम याद रखना है आपको. ये है कॉलीकैल्सिफेरॉल इनएक्टिव. एक्सक्यूज ये है कॉलीकैल्सिफेरॉल जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, और ये है हमारा कैल्सीडायोल जो कि मेन स्टोरेज फॉर्म है. स्टोरेज फॉर्म भी है, और हम जब भी लैब कोई टेस्ट कराते हैं विटामिन डी के लिए तो वो इसी का लेवल चेक करते हैं, दैट इज कैल्सीडायोल का लेवल चेक करते हैं. ठीक है, लैब रिपोर्ट में हम हमेशा कैल्सीडायोल का लेवल चेक करते हैं. ओके, अब आता है किडनी से वन एंजाइम दैट इज 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज. 1 alpha hydroxylase, as the name suggests, it is going to add 1 hydroxyl group at the alpha position. ठीक है, तो फॉर्मेशन क्या होगा? 125 hydroxyl dihydroxyl vitamin D3 which is also known as calcitriol. ठीक है, ये हमारा एक्टिव फॉर्म है. एक्टिव फॉर्म क्या है? 125 हाइड्रोक्सिल विटामिन D3, इट इज कैल्सीट्रायोल. ये तो हमारा मेजर पाथवे हो गया. और माइनर पाथवे में क्या होता है? 24th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है एंड दैट इज नोन एज 24-25 डाइहाइड्रोक्सिल विटामिन D3. बट दिस इज नॉट द एक्टिव फॉर्म, दिस इज द एक्टिव. ठीक है, एक स्टेप पे आपको सब याद होना चाहिए. हमारा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल स्किन में कौन सा होता है? 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल. एंड इनएक्टिव फॉर्म हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, दैट इज कॉलीकैल्सिफेरॉल. ठीक है, लिवर से कौन सा एंजाइम आता है ये भी आपको याद होना चाहिए. 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज देयर. तो कौन से एंजाइम हो गया? 25 हाइड्रोक्सिलेज एंड 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम. ठीक है, लिवर से कौन सा आ रहा है? 25 हाइड्रोक्सिलेज एंड किडनी से आ रहा है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम. दैट इज गोइंग टू फॉर्म एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, दैट इज नोन एज कैल्सीट्रायोल. कैल्सीडायोल स्टोरेज फॉर्म है. लैब में हम जब भी टेस्ट करेंगे कैल्सीडायोल का चेक करेंगे. एक्टिव फॉर्म कौन सा है? कैल्सीट्रायोल. इज दिस क्लियर? मूविंग फर्दर, अब इसका बात करेंगे कि इसका एक्शन क्या है. अब जीआई पे एक्शन पहले बात कर लेते हैं. अभी हमने पढ़ा था पैराथॉर्मोन का जीआई पे कैसा एक्शन होता है? इनडायरेक्टली एक्ट करता है वाया विटामिन डी. विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी क्या करता है? कैल बाइंडिंग मॉलिक्यूल फॉर्म करता है. कैल बाइंडिंग मॉलिक्यूल का क्या करता है? कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द डाइट,
और ये एक्सक्लूसिवली ड्यूडेनम से करा। प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज ड्यूडेनम से हमारा कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन कराता है एट द लेवल ऑफ जीआई। बोन के लेवल पे सेम है, पैराथॉर्मोन का जैसा एक्शन था। ये इसके रिसेप्टर भी कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। रैंक लाइगेंड का प्रोडक्शन होगा, ऑस्टियोक्लास्टिक डिफरेंशिएशन होगा, बोन रिजॉर्प्शन होगा। तो ये क्या कराएगा, कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को सीरम में इंक्रीज करा देगा। एट द लेवल ऑफ जीआईटी क्या करा ना, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करा रहा। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट, दैट इज किडनी पे कैसा एक्शन है। किडनी में ये ईसीटी के लेवल पे रीअब्सॉर्प्शन कराता है एंड फॉस्फेट का भी रीअब्सॉर्प्शन कराता है। दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू इंक्रीज बोथ कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फेट। तो ओवरऑल एक्शन सेम रह जाएगा। ठीक है, ओवरऑल एक्शन विल बी इंक्रीज इन कैल्शियम एंड इंक्रीज इन फॉस्फेट लेवल। पैराथॉर्मोन क्या कर रहा था, फॉस्फेट एक्सक्रीशन करा रहा था। याद रखेंगे, फॉस्फेटोनिन भी कहते हैं इसको। ठीक है, पैराथॉर्मोन को, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू डिक्रीज द फॉस्फेट लेवल। जबकि हमारा विटामिन डी क्या कर रहा है, फॉस्फेट लेवल को इंक्रीज करा रहा है। अब डिसऑर्डर पार्ट, disorder that is related to vitamin D deficiency. In children, we will see the rickets, and in adult, we will see the osteomalacia. Rickets क्यों होता है, इसमें क्या होता है, बिफोर प्यूबर्टी हमारा एपिफाइशियल फ्यूजन विल नॉट बी देयर, जिसकी वजह से यहाँ बोन ग्रोथ रिटार्डेड होगा। ठीक है, बोन ग्रोथ रिटार्डेड होगा, इसके साथ साथ मिनरलाइजेशन ऑफ बोन विल आल्सो बी अफेक्टेड। तो मिनरलाइजेशन डिफेक्टिव होने की वजह से बोन क्या होगा, वीक होगा। तो जो भी वेट बियरिंग बोन्स है, जो भी वेट बियरिंग बोन है वो वीक है। इसकी वजह से बॉडी का जो प्रेशर आएगा लेग्स पे, उसकी वजह से बोइंग ऑफ लेग विल बी सीन। ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिकेट्स। रिकेट्स क्यों हुआ, विटामिन डी डिफिशियंसी इन द चिल्ड्रन बिफोर द एपिफाइशियल फ्यूजन। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया में एडल्ट्स में मिलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया क्या है, हमारा यहाँ पे फ्यूजन तो हो चुका है, तो बोन ग्रोथ हमारा नॉर्मल होगा, बट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन विल बी इफेक्टेड, जिसकी वजह से हमारा बोन क्या होगा, वीक होगा। वी विल सी इन दिस ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर विटामिन डी डेफिशिएंसी पेशेंट में हमें क्या मिलेगा, विटामिन डी क्या कर रहा था, कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को इंक्रीज कर रहा था। तो हमें हाइपोकैल्शीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया देखने मिलेगा। ठीक है, फॉस्फेट लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा निगेटिव फीडबैक जाएगा। हमारा फीडबैक जाएगा पैराथॉर्मोन पे, पैराथायरॉइड ग्लैंड पे कि पैराथॉर्मोन रिलीज करो। ठीक है, इसकी वजह से हमारा सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म भी मिलेगा। इज दिस क्लियर। इसमें मैनिफेस्टेशन की बात करें तो हमें बोन पेन एंड मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर चुके कि विटामिन डी का लैब में जब मेजरमेंट करते हैं एट द लेवल ऑफ कैल्सीडायोल करते हैं, 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन D3 को टेस्ट करते हैं, दैट इज कैल्सीडायोल। This is clear. Vitamin D deficiency in children will cause rickets. In adult, it is going to cause osteomalacia. क्या क्या साइन एंड सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलेगा, डिक्रीज कैल्शियम, डिक्रीज फॉस्फेट और सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म देखने को मिलेगा। Is this clear? Moving further, लास्ट हार्मोन पे आ जाते हैं, दैट इज आर कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन सोर्स की बात करें तो पैरा फॉलिकुलर सी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस कैल्सिटोनिन। दिस इज द फॉलिकुलर पैरा फॉलिकुलर सेल और ये हमारा फॉलिकुलर सेल है। फॉलिकुलर सेल से T3 एंड T4 प्रोड्यूस हो रहे थे, एंड पैरा फॉलिकुलर सेल से क्या प्रोड्यूस होंगे, कैल्सिटोनिन। ठीक है, अब कैल्सिटोनिन के एक्शन पे आ जाते हैं। तो इसका जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो होता है ऑस्टियोक्लास्ट, जबकि पैराथॉर्मोन और विटामिन डी का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट था, ऑस्टियोब्लास्ट में प्रेजेंट था, बट इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करेगा, बोन रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है हमारा कैल्सिटोनिन। ठीक है, दैट्स व्हाई क्या होगा, एट द लेवल ऑफ सेरम वी कैन से कि कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा, फॉस्फेट लेवल डिक्रीज होगा। ठीक है,
किडनी पे कैसा एक्शन है, इट इज गोइंग टू कॉज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम लेवल क्या करा रहा है, ये हमारा डिक्रीज करा रहा है कैल्सिटोनिन। ठीक है, यहाँ पे एक क्लिनिकल पार्ट आ जाता है, मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। ठीक है, ये किस सेल का ट्यूमर है, पैराफॉलिकुलर सेल का ट्यूमर है। तो पैराफॉलिकुलर सेल का ट्यूमर है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, कैल्सिटोनिन को इंक्रीज कराएगा। So that's why calcitonin is used as a tumor marker for medullary carcinoma of thyroid. ठीक है, is this clear? पैराथॉर्मोन और विटामिन डी क्या कर रहा था, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करा रहा था, जबकि कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे बॉडी में कैसे ब्लड कैल्शियम लेवल अप होता है। तो फर्स्ट बात करते हैं, जैसे ही कैल्शियम लेवल फॉल करेगा तो हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, पैराथॉर्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेट होगा, पैराथॉर्मोन रिलीज होगा। दिस इज गोइंग टू स्टिमुलेट एट द लेवल ऑफ बोन, जीआई एंड आवर किडनी। ठीक है, बोन के लेवल पे ये क्या कराएगा, बोन रिजॉर्प्शन कराएगा, कैल्शियम लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज एंड होमियोस्टैसिस विल बी अचीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर हमारा कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हमारा थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगा, कैल्सिटोनिन रिलीज कराएगा एंड ब्लड कैल्शियम लेवल विल फॉल। ठीक है, इस तरह हमारे कंप्लीट कैल्शियम होमियोस्टैसिस कंप्लीट होता है। ठीक है, कैसे हमारे बॉडी में रेगुलेट हो रहा है, इज दिस क्लियर? जैसे इंक्रीज होगा हमारा, वैसे ही हमारा क्या होगा, कैल्सिटोनिन रिलीज होगा, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, कैल्सिटोनिन विल बी रिलीज, ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, जैसे ही ज्यादा हमारा सेट लेवल से कम हुआ उस समय हमारा क्या होगा, हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेट होगा, पैराथॉर्मोन रिलीज होगा। पैराथॉर्मोन क्या करेगा, बोन रिजॉर्प्शन कराएगा, कैल्शियम लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज। दैट्स हाउ कंप्लीट होमियोस्टैसिस इज अचीव्ड। ठीक है, अब लास्ट एक क्लिनिकल पॉइंट और आ जाते हैं, हाइपर कैल्शियमिया ऑफ मेलिग्नेंसी। एज द नेम सजेस्ट, हाइपर कैल्शियमिया किसकी वजह से, मेलिग्नेंसी की वजह से। ये कब होता है, एक्सक्लूसिवली वी विल सी इन द लंग कार्सिनोमा। लंग कार्सिनोमा में कौन सा कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा में हमें ये हाइपर कैल्शियमिया ऑफ मेलिग्नेंसी देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि ट्यूमर सेल जो प्रोड्यूस करता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पैराथॉर्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। सो दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराता है। सो इस मेलिग्नेंसी में हमें क्या मिलेगा, हाइपर कैल्शियमिया। ठीक है, क्लियर हुआ? हाइपर कैल्सीमिया दैट इज ड्यू टू मेलिग्नेंसी इज नोन एज हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी। ये हमें कब मिलता है, लंग कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा। क्यों होता है, क्योंकि पीटीआर इंक्रीज होता है, पैराथॉर्मोन रिलेटेड पेप्टाइड रिलीज करता है ट्यूमर सेल एंड दैट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन क्या कर रहा है, बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है, कैल्शियम लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज इन द सेरम। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो कैल्शियम होमियोस्टैसिस से ही हमारा कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, वेट अ मिनट। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज, और ये हमारा लास्ट ईयर का पेपर का क्वेश्चन भी है। ठीक है, आप पलट के देख लेना। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज पॉलीकैल्सिफेरॉल, 24 25 डाइहाइड्रोक्सिल विटामिन डी, 125 डाइहाइड्रोक्सिल विटामिन डी, 25 हाइड्रोक्सिल विटामिन डी। ठीक है, अभी जस्ट हमने किया था 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी इज आवर आंसर, which is also known as calcitriol. ठीक है, ये तो कैल्सीडायोल है, ये हमारा माइनर पाथवे से फॉर्म होता है। ये सारे एक्टिव फॉर्म नहीं है, हमारा जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का दैट इज 125 डाइहाइड्रोक्सिल विटामिन डी। ठीक है, ये लास्ट ईयर का पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज फ्रॉम proximal small intestine, distal ileum, middle small intestine, ascending column.
तो अभी जस्ट डिस्कस किया था हमने प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन और यू कैन से ड्यूडेनम से हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ट्रू ऑफ द फॉलोइंग, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इज इन द डीसीटी, ठीक है। 90% of calcium excreted by the glomerulus. Parathormone promote absorption of calcium from intestine. Parathormone promote action of calcitonin. ठीक है, anybody who want to answer? Calcium is reabsorbed from the DCT, that is true. ठीक है, और पैराथॉर्मोन क्या करता है? पैराथॉर्मोन हमारा कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन एट द लेवल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के लेवल पे हम क्या करता है? इंटेस्टाइन के लेवल पे ये क्या करता है? इनडायरेक्टली एक्ट करता है। इनडायरेक्टली कैसे एक्ट करता है? विटामिन डी के फंक्शन को प्रमोट करता है एंड दैट इज गोइंग टू कॉज कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कैल्शियम, absorbed in upper small intestine, absorbed in lower small intestine, absorption increased by alkaline pH, absorption increased by acidic pH, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? True statement about calcium, absorbed in upper small intestine और lower small intestine, कहाँ से absorb होता है? upper small intestine हमारे duodenum से absorb होता है, ठीक है। Which of the following organ is not involved in calcium metabolism? Lung, liver, spleen, kidney and the skin, ठीक है। तो हमारा we all know skin में हमारा precursor molecule होता है, ठीक है, precursor molecule, that's why it is important, ठीक है। किडनी से हमारा अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम निकल रहा है, ठीक है। लंग से हमारा, लिवर से हमारा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम निकल रहा है, 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, दैट्स व्हाई आंसर विल बी लंग एंड स्प्लीन। लंग एंड स्प्लीन का कोई रोल नहीं है कैल्शियम में, ठीक है। नेक्स्ट इज द पैराथायरॉयड हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल ऑफ द एक्शन एक्सेप्ट absorption of phosphorus increase, vitamin D absorption increase, mobilize calcium from bone, increase intestinal absorption of calcium, ठीक है। ये भी क्लियर है, हमारा फॉस्फेट को एक्सक्रीट कराता है ना कि एब्जॉर्ब कराता है, सो आंसर विल बी ए। इज दिस क्लियर? चलो कुछ क्वेश्चन और ऐड किया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर कोई भी डाउट होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर लेंगे। इसके आप कमेंट सेक्शन में आप इसे डिस्कस कर सकते हो, इस क्वेश्चंस को, कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, ठीक है। तो 2 स्लाइड और ऐड किया मैंने क्वेश्चंस की, वो आप करना, कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, ठीक है। होप यू ऑल लाइक द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।